हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दी थी। लास्ट टॉपिक हमने पाइसा निष्पत्ति पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबल विकृति आरेख। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटी और सेमेस्टर एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। तो जस्ट ये आरेख ही है, एक ग्राफ है जिसमें आपको प्रतिबल और विकृति में हर एक अलग अलग पदार्थों के लिए किस प्रकार से चेंज होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इस आरेख में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आपको परिभाषित करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मिनिमम इन 5 टॉपिक को आपको इस ग्राफ के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करना होता है। 5 मार्क्स के अप्रॉक्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? वैसे प्रतिबल विकृति आरेख जो है उसका यूज़ क्या है? तो वर्कशॉप के अंदर या किसी भी तरह के हम अलग अलग पदार्थों के मेटल्स वगैरह के जो एपरेटस बनाते हैं, अलग अलग युक्तियाँ बनाते हैं, तो उसमें चेक करने के लिए कि वो जो पदार्थ बार बार काम में लिए जाएंगे वो अलग अलग बलों के प्रभाव में काम करेंगे। उन सब पदार्थों की प्रत्यास्थ सीमा अलग अलग होगी, उनके पराभव बिंदु अलग अलग होंगे, किस स्थिति में वो किस प्रकार का नेचर शो करेंगे, उनकी प्रकृति भंगुर होगी या वो लचीले होंगे। इन सब के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो प्रतिबल विकृति आरेख के द्वारा मिलेगी। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हर एक पदार्थ की किसी भार को सहन करने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब की सूचना हमें इस ग्राफ के द्वारा मिल जाती है। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी मटेरियल की ले लेते हैं इसके थ्रू। तो आरेख को हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके वाई एक्सिस पे प्रतिबल को लिया है, एक्स एक्सिस पे विकृति को लिया है। आपने पिछले टॉपिक में देखा होगा कि हुक ने एक नियम दिया था, उसने कहा था कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। तो जब किसी पदार्थ पर प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, वो प्रारंभिक स्थिति में समानुपाती रहती है, मतलब कि उन दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो जो बिंदु P है, उस बिंदु P तक की जो दूरी है इस ग्राफ के अंदर, इस आरेख के अंदर, उसको हम बोलेंगे आनुपातिक सीमा। बिंदु P तक अगर किसी वस्तु पर प्रतिबल आरोपित किया गया है और वस्तु में उत्पन्न विकृति है तो वो दोनों समान अनुपात में परिवर्तित होंगी। इसके आगे अगर वस्तु पर और प्रतिबल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की इस लिमिट तक को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। तो यहाँ पे प्रतिबल और विकृति में जो परिवर्तन है वो समान अनुपात में तो नहीं होगा, लेकिन विरूपक बल जब हम हटा लेंगे तो अभी तक पदार्थ इस स्थिति में है कि विरूपक बल हटाने पर वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है। बिंदु P पर अगर हम विरूपक बल हटा लेंगे तो भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बिंदु E तक भी अगर हम प्रतिबल को आरोपित करके विरूपक बल को आरोपित करके पुनः हटा लेंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ तक तो समान अनुपात है, तो बिंदु P तक की दूरी जो होगी उसको हम कहेंगे आनुपातिक सीमा। बिंदु E तक की दूरी को हम कहेंगे प्रत्यास्थता सीमा, क्योंकि बिंदु E तक की दूरी में टोटल हम विरूपक बल हटा लेंगे तो वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती है, अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। बिंदु E के पश्चात अगर हम प्रतिबल को आरोपित करते हैं तो यहाँ 2 परिवर्तन होते हैं। पहला कि यहाँ से अधिक प्रतिबल को आरोपित करने पे वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। यहाँ आरोपित करने के बाद अगर उससे विरूपक बल को हटा भी लिया जाए तो वो कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगी। कुछ अनुपात में वो कोशिश कर सकती है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की, लेकिन पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगी। दूसरी कि यहाँ प्रतिबल का मान वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में या नहीं की मात्रा में भी अगर हम प्रतिबल को आरोपित करते हैं तो भी वस्तु में विकृति का मान बढ़ता जा रहा है। वाई एक्सिस पे विकृति है तो विकृति तो बढ़ रही है, लेकिन प्रतिबल का मान हम आरोपित नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा से ज़्यादा या प्रत्यास्थता सीमा से अधिक सीमा पर कम प्रतिबल आरोपित करने पर भी वस्तु में विकृति का मान एकदम से बढ़ने लग जाता है। तो ये जो बिंदु A की स्थिति आती है इसको हम कहते हैं पराभव बिंदु। यहाँ दोनों स्थिति हमें प्राप्त हुई। पहली कि कम प्रतिबल आरोपित करने पर भी विकृति का मान बढ़ रहा है, और दूसरी कि प्रत्यास्थता सीमा से आगे जब पराभव बिंदु तक आप पहुंच जाते हैं या प्रत्यास्थता सीमा को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं, इस स्थिति में अगर आप विरूपक बल को हटा भी लेंगे तो वस्तु कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो जो बिंदु A है वो पराभव बिंदु है।
इसके पश्चात अगर हम प्रतिबल आरोपित करते हैं तो बिंदु बी किसी भी वस्तु के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने की क्षमता है। इसको कई बार भंजन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अधिकतम प्रतिबल जो सहन करेगी कोई भी वस्तु वो बिंदु बी तक सहन करेगी। इसके पश्चात अगर वस्तु पर प्रतिबल आरोपित किया जाता है तो वस्तु बिंदु सी की स्थिति में आ जाती है और वो पूर्ण रूप से टूट जाती है। इसको ब्रेकडाउन पॉइंट या विच्छेदन बिंदु कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए हैं। तो यहाँ तक था आपका अनुपातिक सीमा, बिंदु ई तक है आपकी प्रत्यास्था सीमा, ए आपका आ गया पराभव बिंदु, बी है आपका अधिकतम प्रतिबल सहन करने की क्षमता के लिए इस बिंदु को जाना जाता है, और बिंदु सी है आपका विच्छेदन बिंदु। इसके अलावा 2 टॉपिक और है, प्रत्यास्था शांति और प्रत्यास्था विश्रांति काल। इन 5 पॉइंट्स के अलावा 2 पॉइंट और हैं जो इस ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, परंतु इन्हीं पदार्थ से जुड़े हुए जरूर हैं, या प्रत्यास्था के गुण से जुड़े हुए हैं। पहला है प्रत्यास्था शांति। जब वस्तु पर प्रतिबल बार बार आरोपित किया जाता है, तेजी से आरोपित किया जाता है, तो कई बार पदार्थ में ऐसी स्थिति आती है कि वो अपना प्रत्यास्थ गुण भूल जाती है। फ्रिक्वेंटली चेंज करने की वजह से वस्तु को बाह्य बल आरोपित करके जब हम हटा भी लेते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश नहीं करती है या अपने प्रत्यास्था के गुण को भूल जाती है। उसे कहा जाता है प्रत्यास्था श्रांति। अगला टॉपिक है आपका प्रत्यास्था विश्रांति काल। प्रत्यास्था विश्रांति काल। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही जब हम वस्तु पर विरूपक बल आरोपित कर रहे हैं, विरूपक बल ऐसा बल जो वस्तु के रूप में परिवर्तन कर दे, उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन कर दे, तो वो बाह्य बल जो हम आरोपित करेंगे उसी को विरूपक बल बोला जाता है। जब वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाएगा और वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही है बल, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि विरूपक बल को हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो आती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आने में कुछ टाइम ले लेती है। तो वो जो टाइम उसने अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में लिया है उसी को कहा जाता है प्रत्यास्था विश्रांति काल। जनरली सोना, चांदी वगैरह इनके जो आभूषण बनते हैं तो इनको मार के चपटा किया जाता है, और ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये प्रैक्टिकली चीज़ है, आप अपने आसपास भी कहीं देख सकते हैं। तो सोना, चांदी, क्वार्ट्स, ये सब चीज़ें हैं जिनमें प्रत्यास्था शांति काल आप लाइव देख सकते हैं। तो ये जो टाइम इनको वापस अपनी शेप को गेन करने में लगता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में लगता है, उसी को कहा जाता है प्रत्यास्था विश्रांति काल। तो इस टॉपिक में आपको इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करना नेसेसरी है। इसी के बेसिस पे आपको 5 मार्क्स के अप्रॉक्स इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेशर के 2 टाइप आपके सिलेबस में है, वायुमंडलीय दाब और गेज दाब। इन दोनों टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।